हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम आधुनिक बिहार इतिहास के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बिहार में यूरोपियों का आगमन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिहार में जैसे कि भारतीय इतिहास में हम पढ़ते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, सबसे पहले कौन आए, उन लोगों ने क्या क्या काम किए, तो इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। उसी संदर्भ में हम बिहार के भी इतिहास में यूरोपियों का आगमन विशेष रूप से पढ़ेंगे। इससे जुड़े सवाल भी एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिहार में पुर्तगाली, फ्रेंच, डेनिश और अंग्रेज ये सारे यूरोपीय जो थे आए थे। इन लोगों ने क्या क्या काम किए, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बिहार का जो क्षेत्र था वो दुनिया के उपजाऊ क्षेत्रों में से एक परिस्थित है। यहाँ गंगा नदी के द्वारा इस क्षेत्र को सींचा जाता है, इसलिए इस जगह की मिट्टी जो है, बिहार की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। यह अपने सूती वस्त्र, नमक के टुकड़े और इंदिको के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए यह प्राचीन से मध्यकालीन भारत तक भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक था। यह यूरोपियों के लिए व्यापार और कारखानों और व्यापार के लिए केंद्र खोलने के लिए एक मोह कारण बनता है। बिहार मुगल साम्राज्य के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण सूबा था। यहाँ से सोरा का व्यापार होता था। फलतः पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तर भारत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। और बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन को हम डिटेल में पढ़ने से पहले जान लेते हैं उनसे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों को। तो पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से कपड़ा, विशेष रूप से कपास उत्पादक क्षेत्र के लिए मसालों का कारोबार करते थे। हुगली उस क्षेत्र में पहला स्थान था जहां 1579-80 में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, जब सम्राट अकबर ने एक पुर्तगाली कप्तान पेड्रो टावारेस को अनुमति दी थी। 1599 में पुर्तगाली व्यापारियों ने बांदेल में एक कॉन्वेंट और चर्च का निर्माण किया, जो कि बंगाल का पहला ईसाई चर्च था, जिसे आज बैंडेल चर्च के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज दूसरे यूरोपीय थे जिन्होंने 1620 में आलमगंज में पट्टा में अपना कारखाना बनाया, लेकिन 1621 में बंद हो गया। 1651 में फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस कारखाने को पुनर्जीवित किया, जो गुलजार बाग में गवर्निंग प्रिंटिंग प्रेस में बदल गया है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 1774 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में नेपाली कोठी में अपने कारखाने की स्थापना की। अब डिटेल में जानते हैं बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो बिहार में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन 17वीं सदी में प्रारंभ हुआ। उस समय बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, जिन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र हुगली में स्थापित किया था। वे हुगली से ही नाव के माध्यम से पटना आया करते थे। वे अपने साथ मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि लाते थे और वापस में सूती वस्त्र एवं अन्य प्रकार के वस्त्र ले जाते थे। यानी कि चीनी मिट्टी और मसालों के बदले वो बिहार के क्षेत्रों से सूती वस्त्र और अन्य प्रकार के वस्त्र अपने देश को ले जाते थे। 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने बिहार के कई स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित किया। सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी अभिरुचि सूती वस्त्र, चीनी, शोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। 1662 में बंगाल में डच मामलों के प्रधान नाथियास बैंगडेन बरूक ने मुगल सम्राट औरंगजेब से व्यापार से संबंधित एक फरमान बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए प्राप्त किया था। डच यात्री ट्रेवरनी 21 दिसंबर 1665 को पटना पहुंचा। उसके बाद उसने छपरा से यात्रा की। छपरा में उस समय सोरे का शुद्धिकरण किया जाता था। सोरे पर अधिकार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एवं डच कंपनियों के बीच हमेशा तनाव उत्पन्न होते रहते थे। 1848 ईस्वी में विद्रोही अफगान सरदार शमशेर खान ने पटना पर आक्रमण किया तथा फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा। पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया। 1758 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। नवंबर 1759 में वेदरा के निर्णायक युद्ध में डच जो थे अंग्रेजों के हाथे पराजित हुए और उनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। वे किसी तरह अपने चिनकूसा, कासिम बाजार एवं पटना के माल गोदाम को सुरक्षित रखने में सफल हो पाए थे।
सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी अभिरुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। 1780 से 81 ईस्वी के बीच यूरोप में ब्रिटेन एवं हॉलैंड के बीच युद्ध छिड़ जाने के कारण बिहार में भी दोनों कंपनियों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। 10 जुलाई 1781 को पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डिंग ने पटना डच माल गोदाम को जब्त कर लिया। यानी कि उधर ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच युद्ध होता था और इधर बिहार में भी इन दोनों कंपनियों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गया। छपरा एवं सिंधिया के डच फैक्ट्रियों को भी अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि अंग्रेज जो थे वो डचों के जितने भी माल गोदाम थे उन सबको जब्त करने लगे, उनकी फैक्ट्रियों को जब्त करने लगे। 5 अगस्त 1781 को पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान मैक्सवेल से ग्रहण की। 8 अक्टूबर 1784 को डच कंपनी को गोदाम फिर से वापस दे दिया गया। पुनः 1795 ईस्वी में फ्रैंको डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकानों को अंग्रेजी सरकार के अधीन कर दिया गया, लेकिन 1817 ईस्वी में डच माल गोदामों को पुनः वापस कर दिया गया। अंततः 1824 से 25 में डच व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया। अब बिहार में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन। तो अंग्रेजों ने मार्च 1757 में चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। कासिम बाजार में फ्रांसीसी कंपनी के प्रमुख जियाला को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा। जियाला 2 मई 1757 को भागलपुर पहुंचा और 3 जून को पटना आया। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन के नेतृत्व में 1664 ईस्वी में की गई थी। मार्टिन ने 1634 ईस्वी में पौंडीचेरी की स्थापना की तथा शीघ्र ही उसने माही, कराईकाल और दूसरी जगहों पर फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। यानी कि भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन के नेतृत्व में 1664 ईस्वी में की गई थी। तो उसने कुछ वर्षों के उपरांत फ्रांसीसियों ने बंगाल में प्रवेश किया और चंद्रनगर की स्थापना की। इसके तत्काल बाद 1734 ईस्वी में उन्होंने पटना में माल गोदाम की स्थापना की। फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य दिलचस्पी बिहार में सोरा प्राप्त करना था। अपने प्रभुत्व एवं व्यापार के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती थी। अंग्रेजों ने मार्च 1757 में चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। यानी कि अंग्रेज जो थे वो बाकी कंपनियों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए हमेशा इन लोगों को तंग करते रहते थे, इनकी फैक्ट्रियों को जब्त करते रहते थे या इनसे युद्ध करते रहते थे। कासिम बाजार में फ्रांसीसी कंपनी के प्रमुख जियाला को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा। जियाला 2 मई 1757 को भागलपुर पहुंचा और 3 जून को पटना आया। पटना के डिप्टी गवर्नर राजा राम नारायण ने उनका स्वागत किया तथा बैरक के निर्माण के लिए जगह प्रदान की। पलाशी के युद्ध में विजय होने के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन बिहार के जनरल आयरकुट ने जियाला को पटना से निष्कासित कर फ्रांसीसी माल गोदामों पर कब्जा कर लिया। 1761 ईस्वी में पौंडीचेरी भी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया। 1763 ईस्वी में डेरिफ की संधि के तहत फ्रांसीसी कंपनी को अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि सिमटकर पौंडीचेरी तक रह गई। धीरे धीरे 1814 ईस्वी तक बिहार एवं भारत से फ्रांसीसी गतिविधियां लुप्तप्राय हो गई। बिहार में डेनिश कंपनी का आगमन। तो भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में डेनमार्क का नाम सबसे अंत में लिया जाता है। प्रायः 1774 से 75 ईस्वी में पटना में डेनमार्क के कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना हुई। मई 1775 में पटना के डेनिश फैक्ट्री के प्रमुख जॉर्ज बर्नर ने बिहार में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल और उनकी परिषद से फरमान की मांग की। डेनिश कंपनी भी मुख्य रूप से सोरे का व्यापार करती थी। 1801 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन एवं डेनमार्क के बीच युद्ध आरंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच तनाव उत्पन्न हुए। पटना में डेनिश फैक्ट्री एवं श्रीरामपुर की कोठी को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। यानी कि अंग्रेज जो थे वो फ्रांसीसी के कंपनी को, डचों के कंपनी को, डेनिश के, इन सबको जब्त करने लगते थे। युद्ध करके इन सबको अंग्रेजों ने बिहार से या भारत के क्षेत्रों से बहुत सीमित कर दिया। चारों तरफ अपना ही अधिकार इन लोगों ने फैला लिया। 1802 ईस्वी की आमिया संधि हुई और भारत और डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया। 1845 ईस्वी तक बिहार के सारे डेनिश माल गोदाम और ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। तो बिहार में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी माल गोदामों की स्थापना को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी माल गोदाम की स्थापना 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में की गई थी। कंपनी की रुचि अमरवर्ती कैलिको वस्त्र एवं कच्चे रेशम से संबंधित व्यापार में थी। इसके अतिरिक्त वे शोरा तथा अफीम को भी व्यापार का अभिन्न अंग मानते थे। पटना के समीप लखबार में कैलिको वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे। 1664 ईस्वी में जॉब चरनाक को पटना की अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया, जो 1680 से 81 तक इस पद पर बना रहा। बिहार के सूबेदार खाइस्ता खान द्वारा 1680 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगा दिए जाने के कारण जॉब चरनाक ने 1686 ईस्वी में हुगली शहर को लूट लिया। परिणाम स्वरूप शाइस्ता खान ने बंगाल एवं बिहार में अंग्रेजों की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। 1690 ईस्वी में एक समझौते के तहत अंग्रेजों को पुनः व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की। मुगल बादशाह अंग्रेज की मृत्यु के साथ ही अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट आई। फर्रुखसियार के शासनकाल में 1713 ईस्वी में पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, लेकिन उसने पुनः 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की। अतः पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1718 में ईस्वी में पुनः खोल दिया। नवाब अली वर्दी खान के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री 1750 ईस्वी में पुनः बंद कर दी गई, लेकिन हॉलवेल ने प्रयास करके फिर से 1755 ईस्वी में पटना फैक्ट्री को शुरू कर दिया गया। 1757 ईस्वी में पलासी युद्ध एवं 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के फलस्वरूप बिहार ब्रिटिश आधिपत्य में पूर्ण रूप से आ गया। बक्सर युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद में एक संधि हुई, जिसके द्वारा कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। तो ये जो था बिहार में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संबंध में एक छोटा सा वीडियो था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।